गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आज जीव विज्ञान में 12 की लेसन फोर में आप लोग को जनन स्वास्थ्य में पढ़ा रही थी। आज आप लोग को जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियाँ पढ़ाना है। स्ट्रेटेजिस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। संपूर्ण जनन स्वास्थ्य की रूपरेखा भारत में सर्वप्रथम 1951 में प्रारंभ हुई थी। इसमें प्रमुखता से निम्नवत कार्य नीतियाँ अपनाई गई अथवा प्रयास किए गए। यानी 1951 में प्रारंभ हुई थी क्या जनन स्वास्थ्य के प्रति एक रूपरेखा तैयार हुई थी। इसे प्रमुखता से निम्नवत कार्य नीतियाँ अपनाई गई अथवा प्रयास किए गए। यानी कार्य नीतियाँ अपनाई गई और प्रयास किए गए। नंबर फर्स्ट है परिवार नियोजन, परिवार कल्याण। यानी परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करके समाज में जागरूकता अभियान चलाना। यानी समाज जो हमारा है उसमें क्या करना है, जागरूकता अभियान चलाना होता है। लोगों में श्रव्य, दृश्य एवं मुद्रित सामग्री का प्रयोग करके जागरूकता अभियान का संचालन करना। गर्भवती माताओं व जच्चा बच्चा को प्रसवोत्तर देखभाल की वृहद कार्य योजना का क्रियान्वयन करना। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम की कार्य योजना का सफल क्रियान्वयन करना। यौन संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार करना तथा रोकथाम एवं उपचार की कार्य योजना बनाना। लिंगानुपात पर बल देना व विशेषकर मादा भ्रूण हत्या रोकथाम की कार्य योजना को संचालन करना। लिंग परीक्षण, बाल प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। लघु परिवार के महत्व पर कार्य योजना बनाना। यानी यौन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु चिकित्सीय सुविधाओं की वृहद जानकारी एवं कार्य योजना बनाना। यानी हमें एक जैसे परिवार नियोजन के बारे में बताना है कि क्या कैसे करना है, कि आप अपना परिवार का नियोजन कैसे कर सकते हैं। भारतवर्ष में जनसंख्या विस्फोट के कारण आप लोग को ये मैंने पढ़ा दिया था। और भारतवर्ष में जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम भी पढ़ाया था। मानव जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण भी पढ़ाया था। आज हम आप लोग को परिवार नियोजन बताएंगे। यानी परिवार कैसे नियोजन करते हैं। फैमिली प्लानिंग, यानी हम फैमिली जो होती है बनाई जाती है उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। तो हमें प्लानिंग करना आना चाहिए। जैसे मानव समाज में स्त्री पुरुष सामाजिक प्राणी हैं। यानी वो एक समाज में रहते हैं तो क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं जो एक साथ रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और सहज ढंग से संतान उत्पन्न करते हैं। मानव जनसंख्या परिवारों की संख्या और परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने अर्थात नियंत्रित करने के लिए परिवारों में संतान उत्पत्ति की दर कम व अनियंत्रित करना ही परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग कहलाता है। यानी जो संतान की उत्पत्ति होती है उसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। समाज में इसकी विस्तृत जानकारी यानी विस्तार रूप से हमें सही ढंग से उसे बताना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं।
अति आवश्यक होती है। परिवार नियोजन प्रत्येक परिवार में व्यक्ति स्तर पर होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को परिवार नियोजन की समुचित जानकारी होना चाहिए। आज विश्व स्तर पर मानव जनसंख्या में वृद्धि संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है, अतः परिवार नियोजन का परिपालन भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए नितांत आवश्यक है। परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ, यानी जो परिवार नियोजन की हैं वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग परिवार नियोजन जनसंख्या सीमित रखने के लिए के अंतर्गत किया जाता है। परिवार नियोजन के लिए वर्तमान समय में अनेक विधियाँ अपनाई जाती हैं। परिवार नियोजन की समस्त विधियों को सरलतापूर्वक समझाने के लिए इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो सफलतापूर्वक समझाने के लिए क्या होता है, दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ टेम्परेरी मेथड ऑफ टेक्निक्स। अस्थायी विधियों में निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित हैं। व्यवहार, नंबर फर्स्ट है व्यवहार संबंधी विधियाँ मेथड रिलेटेड टू बिहेवियर। पुरुष द्वारा बाहरी चार यानी बाह्य चार कॉन्टिनेंस का पालन करना एक कारगर गर्भ निरोधक विधि उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसे किसी भी स्तर समानता या व्यापक स्तर पर सही नहीं कहा जाता, न ही ऐसा करने का परामर्श दिया जाता है। इसका मूल कारण शरीर क्रिया विज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि एक लंबी अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत अनुपयुक्त है। अतः सुखद वैवाहिक जीवन के लिए संतोषप्रद लैंगिक यौन संबंधों का होना अति आवश्यक है। यानी क्या होता है, ब्रह्मचर्य यानी संबंध न बनाना। वैवाहिक संबंध जो होते हैं, जो शादी ब्याह होते हैं, उसमें वैवाहिक संबंध अगर आप नहीं बना रहे हैं तो वो सुखद परिवार नहीं है, यानी आप सुखद नहीं हैं। इसीलिए यौन संबंध बनाना अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत पूर्णता, फर्टिलिटी, इजिबिलिटी एवं बंध्यता पृथक पृथक समय पर होती है। स्त्रियों में गर्भाधान प्रेगनेंसी इस चक्र के कुछ निश्चित दिनों में ही संभव होता है और शेष दिनों में ऊर्जा का अभाव होता है, अतः गर्भाधान भी संभव नहीं होता है। इस अवधि को सुरक्षा काल कहते हैं। ऊर्जा का निर्धारण स्त्रियों में निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा से स्रावित श्लेष्म की जांच द्वारा बाय चेकिंग ऑफ सर्वाइकल मॉसेस इन लैवेज। अंडों उत्सर्जन के समय गर्भवती ग्रीवा से एक सफेद रंग का श्लेष्म जो अत्यधिक चिपचिपा होता है निकलता है। इस स्रावित श्लेष्म की जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंडों उत्सर्जन हो रहा है, यानी अंडा का उत्सर्जन हो रहा है और इस समय गर्भाधान प्रेगनेंसी की अधिक संभावना है। अतः इन दिनों में यौन संबंध बनाने में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। नंबर सेकंड है कैलेंडर विधि द्वारा बाय कैलेंडर मेथड। इस विधि में स्त्रियों को आर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी होना आवश्यक होता है। इस विधि को सरलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। आर्तो चक्र के 8वें दिन से लेकर 19वें दिन तक स्त्रियों में अत्यधिक उर्वर क्षमता होती है। इस अवधि में असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए, अन्यथा संक्रमणता प्रेगनेंसी का डर अधिक होता है। स्त्रियों के शरीर के तापमान द्वारा बाय बॉडी टेम्परेचर ऑफ वुमेन। स्त्रियों में आर्तो चक्र
मेंस्ट्रुअल पीरियड अनियमित होने की स्थिति में परिवार नियोजन की यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। प्रतिदिन स्त्री के शरीर के तापमान का चार्ट बनाते हैं। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंडों उत्सर्जन ओव्यूलेशन के दिनों में स्त्री के शरीर का तापमान सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है, अतः अंडों उत्सर्जन के दिनों में यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। यानी जब अंडों उत्सर्जन हो रहा है, सर्ग हो रहा है, तो यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। नंबर 2 है रासायनिक विधियाँ। केमिकल मेथड परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग की कुछ प्रभावी रासायनिक विधियाँ निम्नवत हैं। नंबर 5 है जेली एवं क्रीम का प्रयोग। यूज ऑफ जेली एंड क्रीम। रासायनिक गर्भ निरोधक में जेली एवं क्रीम की अहम भूमिका होती है। जेली एवं क्रीम अर्ध ठोस एवं चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं जो योनि एवं गर्भाशय के द्वार पर फैलकर उन्हें पूरी तरह चिकना बना देते हैं। फलस्वरूप अंडाणु गर्भाशय में रुक नहीं पाते और सरलता पूर्वक निकल जाते हैं। नंबर 2 है फोम पाउडर का प्रयोग। यूज ऑफ फोम पाउडर। सर्वप्रथम एक फोम के चौकोर टुकड़े को यानी फॉर्म होता है, चौकोर टुकड़े को जल में भली प्रकार भिगोकर उस पर झाग उत्पन्न करने वाले पाउडर को डालकर झाग उत्पन्न करते हैं और इन झागों को योनि में प्रविष्ट करा देते हैं। ये झाग शुक्राणु की गति में बाधक होते हैं। यह विधि सरल एवं सस्ती परंतु कम विश्वसनीय होती है। नंबर 3 है ड्यूस विधि। ड्यूस मेथड। इस तकनीक द्वारा अंडाणु को गर्भाशय में प्रवेश से पूर्व ही रोक लिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। परिणाम स्वरूप गर्भाधान प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती। नंबर 4 है वर्तिका विधि। स्पोर्टोरी मेथड। इस तकनीक के अंतर्गत एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थों को नारियल के तेल, कोकोनट ऑयल, जेलेटिन आदि आधारीय पदार्थों यानी बेस सब्सटेंस में मिला लेते हैं। समान ताप पर ये आधारीय पदार्थ जम जाते हैं, किंतु शरीर के तापक्रम पर ये पिघलकर रासायनिक पदार्थों को पृथक कर देते हैं। इस प्रकार निर्मित मिश्रण को वर्तिका कहते हैं। तैयार वर्तिका को स्त्रियों की योनि में रख दिया जाता है। ये मिश्रण वर्तिका पिघलकर स्त्री के गर्भाशय की भित्ति पर इन रासायनिक पदार्थों की महीन परत बना देते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अंडाणु गर्भाशय में प्रविष्ट होने में असमर्थ होते हैं और गर्भाधान प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है। नंबर 5 है शुक्राणुनाशक का प्रयोग। यूज ऑफ में साइड। स्त्री के योनि मार्ग में यौन संबंधों से पूर्व शुक्राणुनाशक पदार्थ को रख देते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणुनाशक शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं और क्या होता है कि शुक्राणुनाशक का प्रयोग और साथ ही संवर्धक की भी रोकथाम करता है। एशिया में सर्वाधिक सरलता से उपलब्ध हर्बल प्रकृति का शुक्राणुनाशक पदार्थ नीम है। एक अत्यधिक प्रभावशाली शुक्राणुनाशक नॉन-ऑक्सिनॉल 9 है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक विधियाँ यानी मैकेनिकल मेथड। परिवार नियोजन की कुछ यांत्रिक विधियाँ निम्नवत हैं। नंबर 5 है गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग। यानी गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग। यूज ऑफ कंट्रैक्टिव सेल्स यानी कंट्रैक्टिव सेल्स होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रत्येक गोली में 50 mg एस्ट्रोजन एवं 1 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। स्त्रियों को यह गोली आर्तचक्र के 5वें दिन या 7वें दिन से प्रारंभ कर 21वें दिन तक सेवन के लिए दी जाती है। इस गोली के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि से FSH
एच एवं LH का स्राव नहीं होता है। परिणामस्वरूप ग्रेफियन ऊतक परिपक्व नहीं होती है, यानी उसमें क्या होता है, ग्रेफियन ऊतक परिपक्व नहीं होती है। इससे टिम्पो उत्सर्जन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी ओव्यूलेशन टिम्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। यह सरल एवं सर्वाधिक प्रभाव तकनीक है। क्रेमिक गोली का प्रयोग यूज ऑफ स्क्वैटल पेल्स। इस प्रकार की गर्भ निरोधक गोली में मात्र 50 mg एस्ट्रोजन ही होता है। यह गोली ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें दिन से 20वें दिन तक स्त्री को लगातार सेवन कराई जाती है। इस तरह की गोली का सामान्य प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसके दुष्परिणाम की संभावना अधिक रहती है। मेल कंडोम, ये कंडोम जो मेल लगाता है यानी पुरुष लगाता है। डायफ्राम, यूरेथ्रल कैप, बैलूट कैप। मानव स्त्री पुरुष में यांत्रिक गर्भ निरोधक की कुछ युक्तियों को चित्रण निरूपण क्या है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी ये जो गोली आपको खानी होती है महिलाओं को। नंबर 3 है निरोध का प्रयोग, यूज ऑफ कंडोम, यानी जो कंडोम का प्रयोग करते हैं पुरुषों के लैंगिक व्यवहार की यह सस्ती, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रचलित विधि है। नर जननांग शिशन पर मैथुन प्रारंभ करने से पूर्व एक सिंथेटिक रबर को निर्मित कोमल एवं चिकना आवरण प्रयोग किया जाता है। जिसे निरोध कहते हैं। निरोध के उपयोग के कारण वीर्य गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। निरोध के उपयोग से यौन संक्रमित रोगों से भी सुरक्षा होता है। यानी जब इसको लगा देते हैं कंडोम को जब लगा देते हैं तो जो पुरुष के अंदर वीर्य होता है, यानी जो पदार्थ निकलता है वीर्य होता है, वो क्या होता है, स्त्री के गर्भाशय में नहीं जाता है। इस वजह से वो गर्भवती नहीं होती है और संक्रमित भी नहीं होती है, यानी रोगों से सुरक्षा भी होती है और सबसे सरल और सही उपाय है। डायफ्राम एवं सर्विकल टोपी का प्रयोग, यानी ये जो टोपी है ये डायफ्राम है। और देखो यूज ऑफ डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। डायफ्राम एवं सर्विकल कैप दोनों ही लेटेस्ट या सिलिकॉन की बनी एक कप के आकार की संरचना होती है, यानी सिलिकॉन की बनी होती है। इसे गर्भाशय ग्रीवा ग्रेव्स पर फिट कर दिया जाता है, यानी गर्भाशय पे फिट किया जाता है। सर्विकल कैप गर्भाशयी टोपी देखने में डायफ्राम के समान परंतु आकार में छोटी होती है। इनका उपयोग हमेशा शुक्राणुनाशी क्रीम के साथ ही किया जाता है। इनके प्रयोग से वीर्य गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है और गर्भधारण की संभावना लगभग नगण्य होती है, यानी नहीं होती है। क्या होता है कि जब इस कैप को हम लगा देते हैं तो ये इस कैप के द्वारा गर्भाशय में वीर्य नहीं जाता और इससे गर्भधारण नहीं होता है। गर्भ समापन नंबर 5 है गर्भ समापन एबॉर्शन। चिकित्सा विज्ञान में गर्भ समापन को MTP मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी कहा जाता है। स्त्री पुरुष दंपति की लापरवाही से किए लैंगिक व्यवहार का परिणाम पूर्व गर्भ स्थापित होने के 8 सप्ताह तक गर्भ समापन महिला चिकित्सक की देखरेख से कराया जा सकता है। गर्भ
गर्भाशय से निकाल देना गर्भ समापन यानी एबॉर्शन कहलाता है। अधिक विलंब से गर्भ समापन का निर्णय घातक हो सकता है, यानी पुरुष या महिला की लापरवाही से अगर गर्भ धारण हो गया हो तो उसको एबॉर्शन करवा सकते हैं, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर एबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर लेकिन ज़्यादा दिन हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वो भ्रूण हत्या कहलाएगी। अंतर गर्भाशय युक्त का प्रयोग, यूज ऑफ इंट्रा एट्राइन डिवाइस, आईयूडी। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा एट्राइन डिवाइसेस। स्त्री के योनि मार्ग से गर्भाशय में हार्मोन मोचक अंता गर्भाशय युक्त या तांबा मोचक अंता गर्भाशय युक्त को महिला चिकित्सकों अथवा अनुभवी नर्सों द्वारा रोपित कर दिया जाता है। इन युक्तियों के क्रियान्वयन से शुक्राणुओं का क्रियाशीलता एवं निषेचन क्षमता में कमी आती है और ये युक्तियाँ गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। उदाहरण जैसे कॉपर 7, मल्टी लोड 375 तथा कॉपर टी ऐसी ही प्रचलित युक्तियाँ हैं जो गर्भाशय में सूक्ष्म मात्रा में तांबा मोचित निष्कासित करके अंडाणु एवं शुक्राणु के समेकन फ्यूजन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। संभरता की रोकथाम के लिए ये युक्तियाँ काफ़ी समय तक लगभग 8 से 10 वर्षों तक प्रभावी रहती हैं। वर्तमान में अनेक अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ आईयूडी उपलब्ध हैं, जैसे औषधि रहित आईयूडी, लिपिस लूप हार्मोन मोचक आईयूडी यानी इंट्रा एट्राइन डिवाइसेस, प्रोजेस्टेरॉन, LNG 20 आदि, यानी ये सब क्या है आज मार्केट में उपलब्ध है हॉस्पिटल में। आईयूडी तकनीक की विशेषताएं, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आईयूडी टेक्निक। नंबर 5, कॉपर मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मुक्त करती है, यानी कॉपर का आयन, इसीलिए कॉपर टी कहा जाता है क्योंकि कॉपर का आयन मुक्त करती है, जो शुक्राणु के भक्षण की दर में वृद्धि कर देता है, यानी शुक्राणु को क्या करता है, भक्षण कर देता है। अतः शुक्राणुओं को निषेचन क्षमता उनके कम गतिशील होने के कारण बाधित कम हो जाती हैं, यानी गतिशील नहीं हो पाती, बाधित हो जाती हैं और कम होती हैं। कॉपर टी आईयूडी तकनीक का चित्रीय निरूपण, यानी कॉपर टी का ये चित्रीय निरूपण है। आईयूडी हार्मोन गर्भाशय की दीवार को भ्रूण के रोपण इम्प्लांट के लिए अनुपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। ये क्या है, ये कॉपर टी है, कॉपर टी लगा है। ये गर्भाशय की ग्रीवा को शुक्राणुओं के प्रवेश विरोधी बना देता है, यानी जब यहाँ पर कॉपर टी लग जाता है तो शुक्राणु फिर अंदर नहीं जाते हैं और इनके शुक्राणुओं के प्रवेश विरोधी बना देता है, यानी शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। गर्भ निरोधक की यह विधि काफ़ी सरल व प्रचलित है। ऐसी स्त्रियां जो बच्चों के जन्म में कुछ निश्चित समय अवधि की अंतराल चाहती हैं और उनके लिए यह विधि एक कारगर उपाय है। नंबर 7 है कि अंतःरोपित छड़ का प्रयोग, यूज ऑफ इम्प्लांटेड रूट्स। समानता अंतःरोपित छड़ को इम्प्लांट कहते हैं। यह एक छड़ीनुमा उपकरण होता है जिसका अंतःरोपण शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे कर दिया जाता है। यह उपकरण सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित प्रोजेस्टीन
का शरीर में स्रावित करता है रहता है, जिसके कारण गर्भाशय लीवर से निकलने वाला श्लेष्म कवच म्यूकस और भी अधिक गाढ़ा व चिपचिपा हो जाता है। परिणामस्वरूप शुक्राणु सरलतापूर्वक गति नहीं कर पाते हैं और अंडाणु के साथ समेकित नहीं हो पाते हैं। नंबर 8 है गर्भ निरोधक पैच का प्रयोग। यूज ऑफ कंट्रैक्शन पैच। गर्भ निरोधक पैच एक प्लास्टिक का निर्मित पतला पैच होता है जो त्वचा के नीचे स्थापित रोपित कर दिया जाता है। इसकी उपस्थिति से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का स्राव होता है। परिणामस्वरूप अंडोत्सर्जन रुक जाता है तथा अंडाणु अंडाशय से निकल नहीं पाते हैं और संगर्भता की संभावना काफ़ी हद तक अर्थात 98% तक समाप्त हो जाता है। नंबर 4 है परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधियाँ। यानी परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि क्या होती है? नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष समझदारी विवेक का परिचय देते हैं, अपनी परिवार नियोजन की पूरी रूपरेखा मन में तैयार करके उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करते हैं। इसे आवधिक समय के रूप में जाना जाता है। इस विधि में विवाहित स्त्री पुरुष मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में यौन क्रिया नहीं करते, फलस्वरूप स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है। यानी जब क्या हो, परिवार नियोजन हमें बनाना हो तो पति पत्नी को दोनों को सोच समझ कर ही परिवार बनाना चाहिए। देखो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे अस्थायी विधियाँ। अब स्थायी विधि क्या होती है? परमानेंट मेथड। यानी परमानेंट मेथड बांधकरण परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है। बांधकरण विधि द्वारा मनुष्य पुरुष की शुक्र नलिका को काटकर शल्य क्रिया द्वारा बांध दिया जाता है। इसके पश्चात शुक्राणु संकलन के समय नहीं निकल पाते और तदनुसार शुक्राणु को अंडाणु से निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी या वेस्कोटोमी कहते हैं। महिलाओं की अंडवाहिनियों को काटकर शल्य क्रिया द्वारा बांध दिया जाता है, अतः अंडवाहिनी में शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाते हैं। इस क्रिया को महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा अनेक ऐसे परिवार कल्याण केंद्र खोले गए हैं जहां पर जन्म नियंत्रण के तरीकों की समस्त जानकारी व उन्हें अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज मनुष्य को सजग होकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए। यह पुनीत कार्य है और देश की अर्थव्यवस्था व खुशहाली के लिए आवश्यक है। मानव में बांधकरण तकनीक। ट्यूबोटोमी स्त्री में, वैक्सोटोमी पुरुष में का चित्र। यानी जो फ्लोपियन ट्यूब है ये टेड एंड कट। यानी मानव में ये ट्यूबोटोमी स्त्री में और पुरुष में वैक्सोटोमी वैक्स डिफरेंस टाइड एंड कट, यानी इसको कट किए हैं। आज आपके लिए इतना ही और कल पढ़ाऊँगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए। जैसे देखो स्त्री की ट्यूबोटोमी यानी फ्लोपियन ट्यूब टेड एंड कट। ये क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब होता है जो
क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ओएरी यानी ओएरी देखो यहाँ से जुड़ी होती है, तो ये फिर इससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाते। यहाँ पर भी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाते, स्त्री के जननांग में और पुरुष के जननांग में। ठीक है, अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, बाय।